डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन के अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सीमा या इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं लिमिट, इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही सेक्शन बी के लिए 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान से आपको इस टॉपिक को समझना है। मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड सीख लेना आसान है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको चीज़ों को रटना या याद रखना नहीं पड़ता है, वो आपको खुद ब खुद समझ आ जाती है। तो हम लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है ये आज के वीडियो में सीखेंगे। और फर्स्ट यूनिट के जो नोट्स हैं वो आज आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाके फर्स्ट यूनिट के नोट्स देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लिमिट्स यानी कि सीमा। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि फलन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। देखिए जैसे आपके पास कोई फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू x² माइनस 1। अब अगर मैं ये पूछती हूँ कि किसी पॉइंट 1 पर यानी कि x इक्वल टू 1 पर आप फलन का मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, मैं कह रही हूँ वैल्यू। तो अगर आप इस पॉइंट पर फलन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसे f1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और f1 कैसे सॉल्व करेंगे, जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पे 1 रख देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1 पर जो f1 की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 0। ये है फलन का मान। ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ मान यानी कि वैल्यू x इक्वल टू 1 पर आ गई है 0। इस पर हमने बहुत डिटेल में पिछले 2 वीडियोज़ में सीखे हैं, कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिए। अच्छा, अब हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि किसी पॉइंट पर किसी फलन का मान ज्ञात किया जा सके। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन को बदल कर अब मैं लिख देती हूँ f(x) इक्वल टू x² माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। अब अगर मुझे इस फलन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर फाइंड करनी है तो x इक्वल टू 1 पर इसे अब मैं f1 से रिप्रेजेंट करूँगी। और f1 जो आपका आएगा, x की जगह 1 रखेंगे, 1² माइनस 1 अपॉन यहाँ भी x की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1। तो ये आपका आ गया 1 माइनस 1 यानी 0 अपॉन 0। अब ये जो 0 अपॉन 0 है इसका मान क्या होता है ये डिफाइंड नहीं है भाई। ये हम नहीं बता सकते हैं कि 0 अपॉन 0 क्या होता है। कभी भी जब अपॉन में डिवीज़न में 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है, हम उसकी वैल्यू नहीं बता सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि मान लीजिए आपको किसी नंबर को 0 को 2 से डिवाइड करना है। जब भी 0 न्यूमरेटर में यानी अंश में आता है तो हमेशा उसका मान 0 ही होता है, यानी कि 0 को किसी नंबर से डिवाइड करने पर हमेशा उसका मान क्या आता है, 0 आता है। अब अगर यही बन जाता है आपका 2 अपॉन 0, यानी कि आप 2 को डिवाइड कर रहे हैं आप 0 से। ठीक है, हम अक्सर ये कह देते हैं कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका मान इन्फिनिटी नहीं होता है। मान नहीं होता है इन्फिनिटी। किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। इस बात का कोई सेंस नहीं होता है कि आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। ये कहने का मतलब, आप अगर सिंपल भाषा में समझें कि आप 2 वस्तुओं को 0 लोगों में मतलब किसी में भी डिवाइड नहीं कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि क्या आंसर आएगा। जैसे आपके पास 10 चीज़ें हैं, आप 2 लोगों में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है 10 अपॉन 2 यानी कि 5। आपको मालूम है हर किसी के पास 5 वस्तुएं आएंगी, लेकिन 2 वस्तुएं हैं और आप किसी में भी डिवाइड नहीं कर रहे हैं। तो आप पूछ रहे हैं कि कोई नहीं है और किसी भी नहीं को क्या मिलेगा। तो ये एक इलॉजिकल या इसका कोई सेंस नहीं है इस बात का। तो जब भी 0 से डिवाइड किया जाता है किसी चीज़ को तो हम कहते हैं कि ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड यानी कि अपरिभाषित होता है। 0 से डिवीज़न डिफाइंड नहीं है, अपरिभाषित यानी कि नॉट डिफाइंड होता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि हम तो कई जगह पर लिखते थे कि
एक मिनट, मेरा अपरिभाषित थोड़ा सा गलत हो गया है, अपरिभाषित। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि 0 से डिवीज़न करके तो हम इन्फिनिटी लिखते थे। इन्फिनिटी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, लेकिन हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये कहने का क्या मतलब है, देखिए अगर आप 100 को 100 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 1। ठीक है, अगर आप 100 को 50 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 2। आप 100 को 25 से डिवाइड करते हैं, आपका आंसर आता है 4। आप 100 को 20 से डिवाइड करते हैं, आपका आंसर आता है 5। 100 को 10 से डिवाइड करते हैं, आपका आंसर आता है 10। आप 100 को 1 से डिवाइड करते हैं, आपका आंसर आता है 100। या और कुछ एग्जांपल, अगर आप 100 को 0.1 से डिवाइड करते हैं, आपका आंसर आता है 1000। आप 100 को 0.0001 से डिवाइड करते हैं, आपका आंसर आता है 101 के आगे इतने सारे ज़ीरो। अब ये सब कहने का मैं क्या आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर यानी हर का मान कम होता जा रहा है, 100 फिर 50, 25, 20, 10, 1, 0.1, 0.0001, जैसे जैसे डिनोमिनेटर छोटा होता जा रहा है यानी कि जो हर है वो ज़ीरो के और बढ़ता जा रहा है। हर जैसे जैसे हर 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, छोटा होते जा रहा है, डिनोमिनेटर टेंड्स कर रहा है 0 को, वैसे वैसे जो आपका ये पूरा आ रहा है, जो इसकी वैल्यू आ रही है, वैल्यू किसको टेंड कर रही है, इस फ्रैक्शन की वैल्यू, ये 100/100, 100/20, ये जो भी आ रहा है ये वैल्यू देखिए आप बढ़ते जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो हर जब सबसे छोटा यानी 0 के लगभग बराबर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगी, इसे हम कहते हैं वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये क्या बात है, ये बात है अप्रोचिंग, उसकी ओर बढ़ रहा है, अप्रोच कर रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है उसके, अचीव नहीं कर रहा है उसको। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अप्रोचिंग, नॉट अचीविंग। ठीक है, यानी कि वैल्यू इन्फिनिटी की ओर बढ़ रही है, वैल्यू इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है। इन्फिनिटी वास्तव में हम जानते ही नहीं है कि इन्फिनिटी क्या है। इन्फिनिटी हमारी सिर्फ एक कल्पना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो इन्फिनिटी है, और हमें नहीं पता वो कितनी है सबसे बड़ी संख्या, तो हम कहते हैं वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आज से कभी भी आपको कहीं दिखाई दे 2/0 तो आपको ये समझना है कि ये नॉट डिफाइंड है, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, लेकिन इसकी वैल्यू टेंड करेगी, मैंने इक्वल टू नहीं लगाया है, टेंड्स टू मतलब बढ़ रही है किसकी ओर, इन्फिनिटी की तरफ। तो ऐसे केसेस में हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं होता है। कहीं पर भी अपॉन में 0 आ रहा है तो आपको इन चीज़ों से बचना है, ऐसी कंडीशन से बचना है, कोई ऐसे तरीके ढूंढने हैं कि हमारा अपॉन में 0 ना बने। ऐसे 0/0, 0/0, यहाँ भी अपॉन में 0 आ गया तो यह भी परिभाषित नहीं है, बल्कि जब अंश और हर दोनों 0 हों तो इसे कहा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस तरह की कुछ और फॉर्म्स होती हैं जैसे कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, इस तरह की फॉर्म्स को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, या हिंदी में हम कहते हैं इन्हें अनिर्धारित रूप। तो ऐसे केसेस में जब भी अपॉन में 0 आ जाए या फिर 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी टाइप के फॉर्म आपकी बन जाए तो वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे केसेस में हम कोई और तरीका ढूंढते हैं जिससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी, लेकिन ये पता चल जाएगा कि किस वैल्यू की ओर वो अप्रोच कर रहा है, किस मान की तरफ वो अग्रसर है, और यही मान जिसकी ओर वो अग्रसर होता है वो कहलाती है फलन की सीमा। तो इस बात को हम एक और सिंपल एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको n भुजाओं का एक बहुभुज बनाना है, यानी कि एक पॉलीगन बनाना है जिसकी n साइड्स हों। पॉलीगन आप जानते हैं, जैसे अगर आप n को 3 ले लेंगे तो 3 साइड्स से बनी हुई आकृति, 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति क्या हो जाएगी, त्रिभुज। अगर आप n = 4 ले लेंगे तो ये एक वर्ग यानी कि स्क्वायर या कोई चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, n = 6 ले लेती हूँ तो इस तरह से आपका एक हेक्सागन या फिर षटभुज बन जाएगा। n =
8 लेते हैं तो आपका एक ऑक्टागन यानी अष्टभुज बन जाएगा। n इक्वल्स टू 20 लेते हैं तो इस तरह का 20 साइड्स का एक पॉलीगन बन जाएगा। इसी तरह से मैं अगर n इक्वल्स टू इन्फिनिटी ले लेती हूँ, n यानी नंबर ऑफ साइड्स में बढ़ाती जा रही हूँ, तो आप ये देखिए कि ये जो शेप बन रहा है, ये जो आकृति बन रही है, वो किसकी तरफ टेंड कर रही है। अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है यानी नंबर ऑफ साइड्स इन्फिनिटी हो जा रही हैं, तो जो पॉलीगन है वो किसका जैसा शेप ले लिया है, ये आपको किसका जैसा शेप लग रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये टेंड कर रहा है किसकी तरफ, सर्कल की तरफ, वृत्त की तरफ। तो भुजाओं की संख्या अनंत होने पर जो बहुभुज है, जो पॉलीगन है, वो सर्कल यानी वृत्त बनने की ओर अग्रसर होता है, टेंड करता है सर्कल बनने के लिए, यानी पॉलीगन अप्रोचेज टू सर्कल। बहुभुज वृत्त बनने की ओर अग्रसर होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट सर्कल कभी नहीं होगा। उसके जो ये पॉइंट्स साइड्स होंगे उनमें कुछ ना कुछ एंगल हमेशा रहेगा। वो सर्कल कंप्लीटली नहीं बनेगा, लेकिन सर्कल बनने की ओर अग्रसर होगा। तो यही कहलाती है लिमिट, जहाँ पर वो कंप्लीटली वहाँ तक नहीं पहुँचता है, लेकिन टेंड करता है, अग्रसर होता है उसकी तरफ। ठीक है, तो वापस आते हैं हम अपनी एग्जाम्पल पर, जो मैंने लिमिट का एग्जाम्पल लिया था। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन था f(x = x² - 1/x-1। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम x = 1 पर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1 रखने से ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, जो कि एक अनिर्धारित यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और इसमें हम आगे कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसे केसेस में जहाँ पर फलन का मान निकालना संभव नहीं होता है, वहाँ पर हम फलन की लिमिट यानी कि सीमा निकालते हैं, जो हमें एक अनुमान देती है कि इस बिंदु पर यानी x = 1 पर इस फलन का मान किसकी ओर अग्रसर कर रहा है, किसकी तरफ बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके हैं हम निकाल सकें कि x = 1 पर इसका मान किसकी ओर अग्रसर होगा। अब मैं क्या करूँगी, x = 1 के जो नज़दीकी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर मैं इस फलन का मान देखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि x = 1 पर अनिर्धारित यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जा रही है। तो इसके नज़दीकी पॉइंट दो तरह से हो सकते हैं। देखिए, एक तो उसके नज़दीकी पॉइंट्स हो सकते हैं 0.999 या फिर मैं 0.99 टाइप का ले लूँ। दूसरा, अगर इस साइड देखें यानी 1 से बड़े, ये एक नंबर लाइन है, इधर 1 से बड़ी संख्याएँ आएंगी, इधर 1 से छोटी संख्याएँ आएंगी। तो 1 से बड़ा किस तरह का हो सकता है, 1.001, या ये वाला पॉइंट हो सकता है 1.001। इस तरह की संख्याएं यहाँ पर को आएंगी। ठीक है, तो मैं अब इन संख्याओं पर फलन का मान देखने की कोशिश करूंगी। तो देखिए, जब आप x = 0.99 पर निकालते हैं, आप लिमिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो x = 0.99 पर जब आप fx निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। आपका जो फंक्शन था वो था x² - 1/x-1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.99। जब आप x = 0.999 पर निकालेंगे तो fx की वैल्यू आ जाएगी 1.999। तो इसे आप ध्यान से देखिए, आप देखेंगे कि x जैसे जैसे किसकी ओर बढ़ रहा है, 0.99 आया, फिर 0.999 आया, ये किसकी ओर बढ़ रहे हैं, x = 1 की ओर। यानी कि अगर x टेंड्स टू 1 है, उस समय पर fx टेंड्स टू क्या हो जा रहा है, fx किसके करीब जा रहा है, 1.99, फिर 1.999, तो ये 2 के करीब जा रहा है, यानी fx टेंड कर रहा है 2 को। तो जब हम x के लेफ्ट साइड से उसकी लिमिट फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो उसे कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx = 2। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 माइनस का मतलब होता है हम एक से छोटे वैल्यूज़ ले रहे हैं, 0.99, 0.999। fx यानी कि fx की लिमिट उस समय कितनी आ जा रही है, 2। तो इसे हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट या LHL। अब एक और तरीके से हम इसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं, वो है RHL। RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट। उसमें हम क्या करेंगे, x के राइट यानी दाएं साइड के पॉइंट्स को देखेंगे और उन पर fx की वैल्यू निकालेंगे। तो RHL पर देखिए क्या होगा, आप जब निकालेंगे x = 1.0001 पर fx, तो fx की वैल्यू आपकी आएगी, सॉल्व करके देखिएगा, 2.001। ठीक है, इसी तरह से जब आप x = 1.001 पर देखेंगे तो fx की वैल्यू आएगी आपकी
2.001। एक्चुअली आपको पहले इसे इस पॉइंट पर देखना चाहिए, फिर इस पर देखना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ से x = 1 की ओर बढ़ रहे हैं। जब इधर से देखते हैं तो पहले इस पर देखेंगे, फिर इस पर। RHS से कर रहे हैं तो पहले 1.001 पर fx देखेंगे, फिर 1.001 पर। तो इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जैसे जैसे x टेंड कर रहा है 1 की तरफ, 1 के करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे fx जो है वो टेंड कर रहा है किसकी तरफ? 2। देखिए 2.001 2 के करीब आता जा रहा है, fx टेंड्स टू 2। तो इसे कहा जाता है राइट हैंड लिमिट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस से fx इक्वल्स टू किसकी ओर टेंड कर रहा है? 2 की ओर। 1 प्लस का मतलब है हमने एक से बड़े वाले पॉइंट्स यानी कि राइट हैंड साइड के पॉइंट्स लिए हैं, तो इसे कहा जाता है राइट हैंड लिमिट। हमेशा लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए, सीमा का अस्तित्व हो, इस बात के लिए ज़रूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आनी चाहिए। 2 यहाँ पर भी आ रही है, 2 यहाँ पर भी, यानी कि दोनों ही साइड से वो सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच करना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि सीमा का मान मतलब होता है कि फलन का मान किसी बिंदु पर किस मान की तरफ बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। एग्जैक्टली वहाँ पर मान निकालना संभव नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास के पॉइंट्स पर फलन का मान किसी खास मान के बराबर होता है। तो आगे आपको डेफिनेशन मिलेगी कि अगर x टेंड्स टू a है, अर्थात जब चर राशि x अचर राशि a की ओर अग्रसर हो और fx टेंड्स टू l, यानी कि l कोई परिमित राशि है, तो l को बिंदु x = a पर fx की सीमा कहा जाता है। 2 को, जैसे कि 2 को x = 1 पर fx की सीमा यानी कि लिमिट कहा जाएगा। fx की लिमिट x = 1 पर 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझते हैं। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने ले लिया है, लिमिट x टेंड्स टू 1 5x³ - 4x² + 7। तो सबसे पहले आपको सिंपल यही करना है, x की जगह पर जो जिस ओर टेंड कर रहा है x टेंड्स टू 1 है, तो x की जगह पर आपको 1 रख कर देखना है, ठीक है। आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये 5 × x की जगह आपने 1 रखा, -4 × x की जगह आपने 1 रखा, +7। तो ये आपका आ गया 5 × 1 - 4 × 1 + 7, यानी कि 5 - 4 + 7, 7 + 5 हो गया 12, 12 - 4 8। तो इसका आंसर आ गया है 8। जैसे ही आप x की वैल्यू रख देते हैं, फिर आपको लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने रख दिया है, लिमिट रख दी है x की 1। तो ये तो सिंपल सबसे आसान वाले क्वेश्चन हो गए, जिसमें आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म या फिर अनिर्धारित रूप नहीं बनेगा, और सीधे सीधे x की वैल्यू रखने से, x की लिमिट रखने से आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन अब जहाँ पर कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती है, वहाँ आपको क्या करना है, जैसे कि जो एग्जाम्पल मैंने लिया था उसमें आप लिमिट कैसे निकालेंगे, आपको सारे एक एक पॉइंट पर रखकर नहीं निकालना है, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट समझाते हुए किया। आपको शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी है। आप क्या करेंगे, देखिए आप लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 अपॉन x - 1 है, ठीक है। तो आपको इसकी लिमिट फाइंड करनी है। कैसे आप इसकी लिमिट फाइंड करेंगे? मैंने कहा आप जब x की जगह पर 1 डायरेक्ट रख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 - 1 0 ऊपर बन गया, नीचे भी 1 - 1 0 बन गया, तो ये आपकी 0/0 की फॉर्म बन जा रही है। इसका मतलब डायरेक्ट आप x की जगह 1 नहीं रख सकते हैं, तो आपको ऐसे कोई फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं, कुछ फैक्टराइजेशन करना है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हमेशा आप देखेंगे ऐसे केसेस में कुछ ना कुछ फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल होगा। आप इसे देख रहे हैं x² - 1 का स्क्वायर टाइप का है, तो इसका मतलब यहाँ पर को जो है आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a² - b² का। a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b × a + b, ठीक है, अपॉन x - 1, ठीक। तो ये x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया। अब आपका बच गया है लिमिट x टेंड्स टू 1 x +
1। अब आप x की जगह पर 1 रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो अब इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 + 1, जैसे ही आपने x की जगह 1 रख दिया तो इसे छोड़ देना है, इक्वल्स टू 2। आपने देखा जब हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे 0.9 0.999 रख के तो भी हमारा आंसर 2 ही आ रहा था, 1.001 1.0001 रख के भी 2 आ रहा था, और ऐसे जब आप करेंगे तो भी लिमिट आपकी आ जाएगी 2। तो क्वेश्चंस में आपको ये मेथड अप्लाई करनी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2x² + x - 6 अपॉन x² - 4। तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको लिमिट फाइंड करनी है। तो देखिए अब यहाँ पर अगर आप x की जगह पर सीधे 2 रखते हैं तो क्या होगा, ये आपको रफ में करके देख सकते हैं। 2 का स्क्वायर + 2 - 6 अपॉन 2 का स्क्वायर - 4। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 2 - 6 अपॉन 4 - 4। तब ये 4 + 2 6 हो गया, 6 - 6 0 अपॉन 4 - 4 0। तो ये 0 अपॉन 0 क्या बन गई, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी जिसे हम कहते हैं अनिर्धारित रूप। तो अब इस केस में इसका मतलब यह है कि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। ये तो आपने चेक कर लिया नहीं आ पा रहा है ऐसे आंसर। तो जब भी डायरेक्ट नहीं आ पाता है तो अब हमें या तो फैक्टराइजेशन करना है या कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, और इसके फैक्टर आप कर सकते हैं। कैसे आप इसके फैक्टर करेंगे, x² + x - 6 है तो 6 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो 6 के फैक्टर क्या होता है, 3 × 2, और 3 में से 2 माइनस करने से 1 आ जाता है। तो इस 1 की जगह पर आप रख देंगे 3 - 2 × x - 6। तो ये हो गया x², अंदर मल्टीप्लाई करेंगे + 3x - 2x - 6, इन दोनों में कॉमन लेंगे x, तो ये आपका आ जाएगा x + 3 माइनस इन दोनों में कॉमन लेंगे 2, ये अंदर आपका आ जाएगा x + 3। तो इन दोनों से जब आप x + 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा x - 2। तो अब यहाँ पर आप फैक्टर कर सकते हैं, न्यूमरेटर यानी अंश में आप क्या कर देंगे, x + 3 × x - 2 लिख देंगे। इसी तरह से जो नीचे है आप इसे x² - 4 जो है इसे समझ सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर। तो a² - b² का फॉर्मूला आपको मालूम है, x - 2 × x + 2। तो यहाँ आपका आ जाएगा x - 2 × x + 2। ये सब रफ में आपको कर लेना है। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपका बच गया है लिमिट x टेंड्स टू 2x + 3 अपॉन x + 2। ठीक है, तो ये 2, अब x की जगह पर जब आप 2 रखेंगे तो 2 + 3 अपॉन 2 + 2, तो ये 2 + 3 हो गया 5 अपॉन 2 + 2 हो गया 4। तो ये आपका आंसर आ गया 5/4। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना होता है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेंगे। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। ये है अलजेब्रिक लिमिट्स। कल हम सीखेंगे स्टैंडर्ड लिमिट्स, कुछ फार्मूले और उन पर बेस्ड क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के हिसाब से, लिमिट पर ही बेस्ड। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना डिफ्रेंसिएशन यानी कि डेरिवेटिव का चैप्टर, जिसे समझने के लिए आपको लिमिट समझना बहुत ज़रूरी था। तो कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।